हे गाइस, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास होती है। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डेली ध्यान से समझकर पढ़ा कीजिए। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? ऑप्शन देखिएगा, 1 संसद द्वारा, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा या ऑप्शन नंबर 4 चुनाव आयोग द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय द्वारा। याद रखना है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों से साझी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 एकल नागरिकता, ऑप्शन 2 दोहरी न्यायपालिका, ऑप्शन 3 संविधान में 3 सूचियां या ऑप्शन नंबर 4 संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। भारत के भुगतान विशेष के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन सा मद शामिल नहीं की जाती? ऑप्शन देखिएगा, 1 अल्पावधि वाणिज्यिक ऋण, ऑप्शन 2 मृदेतर स्वर्ण संचलन या ऑप्शन नंबर 3 निवेश आय या ऑप्शन नंबर 4 अंतरण अदायगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, अल्पावधि वाणिज्यिक ऋण। भारत में भुगतान शेष के चालू खाते में कौन सा मद शामिल नहीं किया जाता? तो अल्पावधि वाणिज्यिक ऋण। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत, ऑप्शन 2 स्थापनापन्न वस्तुओं की मांग की मात्रा की कीमत या ऑप्शन नंबर 3 मांग की मात्रा और उपभोक्ता की रुचि या ऑप्शन नंबर 4 मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। कहा गया है कि एंजल का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय के बीच। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 संसद का विघटन, ऑप्शन 2 संकल्प, ऑप्शन 3 प्रश्न या ऑप्शन नंबर 4 अविश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, सदन का विघटन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। कथन देखिए, एक क्या कहता है? सामान्यता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः कानून में समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा द्वारा प्रभावित होती है। और दूसरा देखिए क्या है? कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कानून का शासन। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है किंतु 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है किंतु 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है या ऑप्शन नंबर 4 दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, दोनों सही है। यानी कि एक में क्या कहता है? समानता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः कानून में समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा द्वारा प्रभावित होती है, और दूसरे में है कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कानून का शासन। यानी कि ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिर्वाय कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है।
ऑप्शन देखिएगा 1 अधिकार परीक्षा, ऑप्शन 2 परमादेश, ऑप्शन 3 उत्प्रेषण लेख या ऑप्शन नंबर 4 निषेध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ परमादेश। याद रखें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास होती है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को आप अगर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर आप पिछले वीडियो को मिस कर गए हो करेंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस तो आई बटन पे जाकर देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियोस के लिंक है। देखिए सवाल नंबर 8, गांधी के समाजवाद में क्या है? ऑप्शन क्या था? ऑप्शन देखिएगा 1 राज्य अपेक्षित, ऑप्शन 2 राज्य अनपेक्षित, ऑप्शन 3 राज्य कभी अपेक्षित है और कभी नहीं, तो ऑप्शन 4 राज्य ना अपेक्षित है और ना ही अनपेक्षित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राज्य अनपेक्षित है। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। हॉब्स का संबंध निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ है? ऑप्शन देखिएगा 1 लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन 3 रिपब्लिक, ऑप्शन 4 लेवियाथन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। याद रखना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन देखिएगा 1 1947, ऑप्शन 2 1951, ऑप्शन 3 1956 या ऑप्शन नंबर 4 1966। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ 1956 1956 में कहा गया है कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। देखिए सवाल नंबर 11, पुस्तक टूथ लव एंड द लिटिल मैलिस किसने लिखी है? ऑप्शन देखिएगा 1 तरुण तेजपाल, ऑप्शन 2 विक्रम सेठ, ऑप्शन 3 खुशवंत सिंह या ऑप्शन नंबर 4 निराद सिंह चौधरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ खुशवंत सिंह। पुस्तक टूथ लव एंड द लिटिल मैलिस किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। WLL का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म? ऑप्शन देखिएगा 1 वॉकिंग लैंडलाइन, ऑप्शन 2 वॉकिंग लूप लाइन या ऑप्शन नंबर 3 वायरलेस लैंडलाइन या ऑप्शन नंबर 4 वायरलेस इन लोकल लूप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ वायरलेस इन लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म है। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13 ध्यान से देखिए। 20वीं शताब्दी के भारतीय क्रिकेटर के लिए विस्डेन पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन देखिएगा 1 सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 2 कपिल देव, ऑप्शन 3 सुनील गावस्कर या ऑप्शन नंबर 4 अनिल कुंबले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ कपिल देव को। कहा गया है कि 20वीं शताब्दी के भारतीय क्रिकेटर के लिए विस्डेन पुरस्कार किसे मिला था? तो कपिल देव को मिला था। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए। विज्ञान पंक्ति कनेक्टिव पीपल किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा 1 सोनी रिएक्शन, ऑप्शन 2 नोकिया, ऑप्शन 3 मोटोरोला या ऑप्शन नंबर 4 एयरटेल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नोकिया। जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 नोकिया सही है। विज्ञान पंक्ति कनेक्टिव पीपल किससे संबंधित है? तो नोकिया से। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिए। कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों का मिलान उन गतिविधियों के साथ कीजिए जिनसे वे संबंध हैं। ऑप्शन देखिएगा और किनका मिलान किससे करना है? व्यक्तियों का नाम देख लीजिए, रॉड लेबर और
चंदा कोच्चर, बिरजू महाराज, बाला मुरली कृष्ण। और उनका संबंध किससे है? कथक नृत्य, संगीत, लॉन टेनिस, बैंकिंग। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा 1 2 3 के क्रम में रहेगा और हमें इधर इनका मिलान करना है। तो ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 में कहता है CDAB, 2 में है ACBD, ऑप्शन 3 BADC या ऑप्शन नंबर 4 DBCA। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है CDAB। तो हम इसका मिलान कैसे करेंगे? CDAB। आप पॉज करके देख सकते हो, ये ऐसे होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से एक बार नाम पढ़ लीजिए और किसका संबंध किससे है वो देख लीजिए। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, रॉड लेवर का संबंध लॉन टेनिस से है, और चंदा कोच्चर बैंकिंग, और बिरजू महाराज कथक नृत्य, बाला मुरली कृष्ण संगीत से। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16, ध्यान से देखिए। विषम व्यक्ति को चुनिए। ऑप्शन देखिएगा, 1 JR हिक्स, ऑप्शन 2 रिचर्ड स्टोन, ऑप्शन 3 फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन हाइक, ऑप्शन नंबर 4 अमर्त्य सेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन हाइक। याद रखना है, ये इसका सही आंसर है। विषम व्यक्ति को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17, ध्यान से देखिए। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन देखिएगा, 1 इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल सेल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन नंबर 4 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। मैंने इसरो से रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेक कर सकते हो। मैंने वंदे भारत मिशन से भी रिलेटेड वीडियो बना रखी है, और कोरोना के लिए जो 2 दवाएं ट्रायल के लिए दी गई है वो रिसेंट वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18, ध्यान से देखिए। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं के मिलान उनके अपने अपने राजनीतिक दल के साथ कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, इनका मिलान करना है, पहले देख लीजिए क्या है। तो शरद पवार, शरद यादव, मायावती और AB वर्धन, और इनका मिलान हमें इनसे करना है। क्या कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं के मिलान उनके अपने अपने राजनीतिक दल के साथ करना है। तो ये नेता थे और इनके दल का देखिए नाम, CPI, BSP, JD, NCP। तो अब ये रहेगा क्रमबद्ध 1 2 3 4 में, और हमें इसे मिलाना है ABCD के साथ। देखिए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 CDBA, ऑप्शन नंबर 2 DCBA या ऑप्शन नंबर 3 DCAB या फिर ऑप्शन नंबर 4 BACD। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इसका सही आंसर है DCBA। याद रखना है। तो हमें इसका मिलान कैसे करना है, एक का होगा D, दूसरे का होगा C, फिर B और फिर A। तो यानी कि किसका क्या होगा, याद रखें क्या होगा। AB वर्धन का होगा CPI, और शरद पवार का होगा NCP, और शरद यादव का होगा JD, और मायावती का होगा BSP। याद रखना है, आप थोड़ा देर रुक करके इसका नाम देख करके समझ सकते हो। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19, ध्यान से देखिए। 2008 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारत, 2 दक्षिण कोरिया, 3 यूनान या 4 चीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चीन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20, ध्यान से देखिए। अतिचालक वे तत्व हैं जो कि क्या, ऑप्शन देखिएगा, 1 जिनकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में होती है, ऑप्शन 2 जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग 0 हो जाता है, ऑप्शन 3 जो बहुत न्यून तापमान पर रोधी बन जाते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च तापमान पर ही करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक
फसल रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 चाय, 2 कहवा यानी कि कॉफी, ऑप्शन नंबर 3 रबड़ और 4 ईख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ ईख, गन्ना। कहा गया है कि कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है, तो ईख याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 22, ध्यान से देखिए। मालिक के कब्जे वाले भवनों का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पूंजी निर्माण, 2 अंतिम उपभोग, 3 मध्यवर्ती उपभोग या ऑप्शन नंबर 4 उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ अंतिम उपभोग याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिए। सरोद में कितने तार होते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 7, ऑप्शन 2 19, ऑप्शन 3 5 या ऑप्शन नंबर 4 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ 7 तार होते हैं याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मोर, 2 पेंगुइन, ऑप्शन 3 शुतुरमुर्ग या 4 इमू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा पक्षी शुतुरमुर्ग है याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 25, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स अगर आप कोरोना से रिलेटेड वीडियो, वंदे भारत मिशन से रिलेटेड वीडियो, इसरो से रिलेटेड वीडियो या फिर डेली के करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस को मिस कर गए हो तो जाकर मेरे चैनल में आप देख सकते हो, और इससे पिछली वीडियो को मैंने आई बटन पे डाल रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, सॉरी मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं कहा, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। सवाल नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 चींटी, 2 केचुआ, 3 मधुमक्खी या 4 तितली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ केचुआ। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मंगल, 2 बृहस्पति, 3 शनि या 4 बुध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बृहस्पति, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए। जीन शब्द किसने बनाया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 T.H. मॉर्गन, ऑप्शन 2 W.L. जॉनसन या ऑप्शन नंबर 3 G. मेंडल या ऑप्शन नंबर 4 D. विज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ W.L. जॉनसन ने बनाया था। जीन शब्द का प्रयोग किसने बनाया था? तो W.L. जॉनसन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 28, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मगर, 2 सांप, 3 रे मत्स्य या 4 उड्डयन स्तनपायी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ मगर, यानी कि मगरमच्छ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 29, ध्यान से देखिए। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्रोटीन, 2 विटामिन, 3 वसा या 4 दूध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नंबर 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए सवाल नंबर 30, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 कोरोलॉजी, ऑप्शन 3 कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 नीमाटोलॉजी या ऑप्शन नंबर 4 नियोनेटोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नियोनेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोनेटोलॉजी, याद रखना है। जो लोग आज पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो देखिए मेरे वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। पिछले वीडियो को मिस कर रहे हो तो डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो को आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।